संसद में पढ़ेंगे आज हम स्वतंत्रता व निष्पक्षता। चूंकि अध्यक्ष के पद में प्रतिष्ठा, मर्यादा और प्राधिकार निहित हैं, अतः स्वतंत्रता और निष्पक्षता इनकी अनिवार्य शर्तें हैं। निम्नलिखित उपबंध अध्यक्ष की स्वतंत्रता व निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। वह सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है। उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, सामान्य बहुमत द्वारा नहीं। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। उसका वेतन व भत्ता संसद निर्धारित करता है। उसके कार्यों व आचरण की लोकसभा में ना तो चर्चा की जा सकती है और ना ही आलोचना, स्वतंत्र या मौलिक प्रस्ताव को छोड़कर। सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्थित करने की उसकी शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। वह पहली बार मत नहीं देगा, परंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत कर सकता है। यह अध्यक्ष के पद को निष्पक्ष बनाता है। वरीयता सूची में उसका स्थान काफ़ी ऊपर है। उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर रखा गया है, यानी वह प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर है। ब्रिटेन में अध्यक्ष को आवश्यक रूप से किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष को अपने दल से त्यागपत्र देना पड़ता है और वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहता है। ऐसी स्वस्थ परंपरा भारत में नहीं है, क्योंकि यहाँ अध्यक्ष अपने दल की सदस्यता नहीं त्यागता। वी गिरी ने महसूस किया, इस तरह के विस्तारित प्राधिकरण के पद पर रहने वाले को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल निष्पक्ष होकर करना होगा। इसलिए निष्पक्षता अध्यक्ष कार्यालय की अविभाज्य शर्त है। वह सभा की शक्तियों और विशेषाधिकारों का संरक्षक है और न कि उनका, जिनके सहयोग से वह चुनकर आया है। उसके लिए अल्पसंख्यक दलों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षण प्रदान कर उनका विश्वास प्राप्त किए बिना सदन की व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं है। लोकसभा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष के निर्धारित करता है। जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा दूसरे सदस्य को इस स्थान के लिए चुनती है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत अपना पद धारण करता है, परंतु वह निम्नलिखित 3 स्थितियों द्वारा अपना पद छोड़ सकता है। पहला, उसके सदन के सदस्य न रहने पर अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र दे, और लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे पद से हटाए जाने पर। ऐसा संकल्प तब प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दी गई हो। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उनके कार्यों को करता है। सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। दोनों ही स्थितियों में वह अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है। सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। उल्लेखनीय है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है। उसे जब कभी भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बनता है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है कि जब कभी भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी एक पीठासीन होता है। वह पहली बार मत नहीं दे सकता, केवल मत बराबर होने की दशा में मत करता है। जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वह पीठासीन नहीं होगा, हालांकि उसे सदन में उपस्थित रहने का अधिकार है।
जब अध्यक्ष सदन के पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य दूसरे सदस्यों की तरह होता है। उसे सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार है। उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित किए गए वेतन एवं भत्ते का अधिकार रखता है जो भारत के संचित निधि द्वारा देय होता है। तो संचित निधि द्वारा यह भी देय होता है उपाध्यक्ष का भत्ता, वेतन व भत्ते। आमतौर पर अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल या सत्तारूढ़ गठबंधन से आता है, जबकि उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल या विपक्षी गठबंधन के पास जाता है। हालांकि इस संबंध में कुछ असाधारण केस सामने आए हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं होता। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के उपबंध के तहत 1921 में हुआ था। उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट कहलाते थे। यह नामकरण 1947 तक चला। 1921 से पहले भारत का गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद की बैठक का पीठासीन अधिकारी होता था। 1921 में भारत के गवर्नर जनरल ने फ्रेडरिक व्हाइट व सच्चिदानंद सिन्हा को क्रमशः पहला अध्यक्ष व पहला उपाध्यक्ष चुना था। फ्रेडरिक व्हाइट पहला अध्यक्ष और सच्चिदानंद सिन्हा उपाध्यक्ष। 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया, जो पहले भारतीय थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट को क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कहा गया। हालांकि पुरानी व्यवस्था 1947 तक चली, क्योंकि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सभा को कार्यान्वित नहीं किया गया। जीवी मालवंकर व अनंत शहनाम आयंकर को क्रमशः लोकसभा का पहला अध्यक्ष और पहला उपाध्यक्ष बनाया गया। जीवी मालवंकर पहला लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनंत शहनाम आयंकर उपाध्यक्ष बने। जीवी मालवंकर को संविधान सभा के अध्यक्ष के साथ साथ प्रांतीय सदन का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने एक दशक तक 1946 से 56 तक लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाला। लोकसभा के सभापतियों की तालिका। लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्यों में से 10 को सभापति तालिका के लिए नामांकित करता है। इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। पीठासीन होने पर उसकी शक्ति अध्यक्ष के समान ही होती है। वह तब तक पद धारण करता है जब तक नई सभापति तालिका का नामांकन न हो जाए। जब इस पैनल का सदस्य अनुपस्थित रहता है तो सदन किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष निर्धारित करती है। यहाँ यह बात ध्यान आकर्षण योग्य है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। इस अवधि के लिए अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो। रिक्त पदों के लिए जितना जल्द हो सके चुनाव कराया जाता है। सामयिक अध्यक्ष। संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति खुद सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। सामयिक अध्यक्ष को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। उसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना है। वह नए अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए भी मदद करता है। नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो सामयिक अध्यक्ष का कार्यपद समाप्त हो जाता है, अतः यह पद अल्पकालिक होता है। सामयिक अध्यक्ष का पद अल्पकालिक होता है। राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का पीठासीन अधिकार सभापति कहलाता है। देश का राष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो वह राज्यसभा के पद में काम नहीं करता। राज्यसभा के सभापति के पद में काम नहीं करता। राज्यसभा के सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। पीठासीन अधिकारी के रूप में उपराष्ट्रपति की शक्ति व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होती है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के पास 2 विशेष शक्तियाँ होती हैं जो सभापति के पास नहीं होती। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
उसका निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। अध्यक्ष के विपरीत सदन का सदस्य होता है। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु अध्यक्ष की तरह सभापति भी पहली बार मत नहीं दे सकता। मत बराबर होने की स्थिति में वह मत दे सकता है। जब उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। हालांकि वह सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है और सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। जबकि लोकसभा अध्यक्ष पहली बार मत दे सकता है अगर उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो। अध्यक्ष की तरह सभापति का वेतन और भत्ते भी संसद निर्धारित करती है, जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जो कि भारत की संसद और दुनिया की संसदों के बीच कड़ी का कार्य करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा से कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते प्राप्त करता है।